नमस्कार भाई और बहनों। मैं डॉक्टर राजेश सोनी। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ नागपुर से। आज मैं आपके साथ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में कुछ वार्तालाप करने वाला हूँ। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में आज वार्तालाप करने का उद्देश्य यह है कि जो इंटरनेशनल कॉन्टिनेंस सोसाइटी है वह सारी दुनिया में इनकॉन्टिनेंस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यहाँ जून महीने का अपना जो अभी वीक चल रहा है उसमें पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि यह यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का हिंदी में अर्थ क्या होता है। हिंदी में इसे कहते हैं पेशाब से नियंत्रणहीनता, यानी नॉर्मल आदमी की जो पेशाब में कंट्रोल करने की शक्ति रहती है, जब पेशाब आती है पेशाब के थैली में जमा होती है और उसे जब प्रॉपर जगह मिलती है, वॉशरूम मिलती है, तब जाके नॉर्मल कोर्स में आदमी पेशाब करता है। लेकिन इनकॉन्टिनेंस में पेशाब अपने आप कपड़े में कोई भी जगह में बह जाती है, कपड़े गीले हो जाते हैं, पेशाब लीक होती है, इसे कहते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। और इसी बीमारी से लोगों को जागरूक कराने के लिए, उनकी लाइफ जो है वो थोड़ी अच्छी बनाने के लिए इंटरनेशनल कॉन्टिनेंस सोसाइटी यह हफ्ता जो है सेलिब्रेट करते हैं। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि यह यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की जो बीमारी है वह बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आप आंकड़ों में जाते हैं तो इस बीमारी से दुनिया भर में जो भी मरीज है वो चौथे नंबर पर आते हैं। जैसे पहला नंबर जो सर्दी खांसी की बीमारी होती है उसके रहते हैं, दूसरा जो वात की बीमारी है या जोड़ों का दर्द रहते हैं उसके रहते हैं, तीसरा नंबर आता है हार्ट की बीमारियों का, और जो चौथा नंबर है वो आता है उन मरीजों का जिनमें पेशाब लीक होने की समस्या रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि इस बीमारी से जो लोग सफ़र होते हैं उनका नंबर अपने पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा है। और उन्हीं को इस बीमारी से अवगत कराने के लिए, इस बीमारी में क्या क्या इलाज हो सकता है, यहाँ समझाने के लिए यहाँ दिन और यहाँ हफ्ता वर्ल्ड जो अपनी कॉन्टिनेंस सोसाइटी है वो सेलिब्रेट करती है। हमें यहाँ जानना है कि यह बीमारी इतनी कॉमन क्यों है। यह बीमारी कॉमन है क्योंकि इस बीमारी के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां अपने समाज में फैली हुई है। काफ़ी लोगों का मानना रहता है कि पेशाब लीक हो जाना, खास करके बड़ी उम्र के जो बुजुर्ग लोग रहते हैं उनमें जब पेशाब लीक होती है, कपड़े में हो जाती है, तो लोग ऐसे मानते हैं कि ये एक बढ़ती उम्र का ही लक्षण है। जैसे उम्र बढ़ती है तो मोती बिंदु होता है, कुछ चमड़ी में फर्क पड़ता है, चमड़ी मोटी हो जाती है, रिंकल्स आते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से लोग पेशाब को लीक होना भी एक बढ़ती उम्र का लक्षण मान लेते हैं और इससे अपनी जिंदगी चलाते रहते हैं। कुछ लोगों को यह लक्षण इतना ज़्यादा और रेगुलर तौर पे नहीं रहता है। उनकी पेशाब है कभी कभी लीक होती है, कभी दौड़ भाग कर लिए, कभी जोर से खांसी आ गई या फिर कुछ खाने पीने में आ गया, उसी समय उनको यह तकलीफ होती है तो वो इसे निग्लेक्ट करते हैं, बोलते हैं छोटी सी बात है, हो गई होगी, और थोड़ा समय बीत जाता है, तकलीफ भी खत्म हो जाती है, तो वो बस अपने खुश हो जाते हैं और डॉक्टर के पास जाने से परहेज करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो तीसरा कारण है, खास करके लेडीज में, वो यह बात, यानी मेरी पेशाब लीक होती है, मेरी जो कपड़े हैं वो हमेशा गीले रहते हैं, यहाँ अपने घर वालों से या डॉक्टर के पास जाके यह बात डिस्कस करने में बहुत शर्म महसूस करती है और इस शर्म के कारण वे कभी खुल के बात नहीं करती और अंदर ही अंदर इस बीमारी से सफ़र होते हैं। तो यह एक बहुत ही कॉमन कारण पूरे विश्व में देखा जाता है कि डॉक्टर से खुल के बात नहीं करना, डॉक्टर तक जाना ही नहीं यह प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए है। कुछ लोगों को ऐसी गलत धारणा है कि यह बीमारी में कोई ट्रीटमेंट काम नहीं करता है। यह सरासर एकदम 100% गलत है। बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। अगर यह बीमारी क्या कारण से हो रही है, इसका अगर निदान बराबर हो जाता है तो उसका इलाज सही होता है और आपकी तकलीफ बहुत बार जड़ से चले जाती है।
कोई जो थोड़े होशियार लोग रहते हैं, वो जो पेशाब लीक होते हैं तो वो अपने आप से अपनी जो जीवन शैली रहते हैं, वो जीवन शैली को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। थोड़ा टॉयलेट ज़्यादा बार बार चले जाते हैं, पेशाब रोकने की कोशिश करते हैं, खुद पानी पीना कम कर देते हैं, बाजार में जो आजकल पैड्स या डायपर्स मिलते हैं वो पहन लेते हैं और खुद का काम चला लेते हैं। लेकिन डॉक्टर के पास जाने से परहेज करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह बीमारी का कोई आगे और इससे ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं है। और आपको जान के यह भी ताज्जुब होगा कि जो इस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के मरीज है, यह मरीज कम से कम देखा गया है, बहुत सारे मरीज 2 साल तक अपने इस प्रॉब्लम से जूझते रहते हैं, प्रॉब्लम में सफर होते रहते हैं, और 2 साल के बाद जाके मैक्सिमम मरीज डॉक्टर के पास जाते हैं। बहुत ही कम ऐसे मरीज है जो बीमारी के शुरू होते ही डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज करवाना चाहते हैं और ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। यह जो बीमारी है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की, यह सभी एज ग्रुप में पाई जाती है, बच्चों में भी होती है, यंग एडल्ट्स में भी होती है, बुढ़ापे में भी होती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो इसका इंसिडेंस जो है ये बढ़ते जाता है। ये पुरुषों में और स्त्रियों में पाई जाती है। यंग एज में यह बीमारी फीमेल्स में ज़्यादा दिखती है, जबकि जैसे उम्र बढ़ती है तो पुरुषों में पेशाब लीक होने की समस्या ज़्यादा दिखाई देती है। यह जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस रहता है, इसके 3 प्रकार रहते हैं। एक रहता है अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अर्ज इनकॉन्टिनेंस का अर्थ यह है कि जो पेशाब का सेंसेशन आता है तो इतना तेज आता है कि आप बाथरूम को पहुंचने के पहले ही पेशाब निकलना शुरू हो जाती है, पेशाब लीक हो जाती है। इसे कहते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस। दूसरा एक रहता है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। तो ये नाम में ही उसका डेफिनेशन है। स्ट्रेस यानी कभी भी किसी को बहुत तेज खांसी आती है या छींक आती है या फिर कफिंग करते हैं या बहुत तेज चलते हैं या सीढ़ी से तेज उतर चढ़ करते हैं, तो कुछ बीमारियां ऐसी रहती है जिसमें पेशाब थोड़ी लीक होने लगती है, तो इसे हम कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। एक तीसरा प्रकार उसका जो है उसे कहते हैं ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। तो इस ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस में यूजुअली जो पेशाब का रास्ता रहता है उसमें कुछ रुकावट रहती है, जैसे कि आम रुकावट के कारण प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ती उम्र के साथ बढ़ जाना, या जो पेशाब की नली है वो कहीं सिकुड़ जाना, टाइट हो जाना, जिसे स्ट्रिक्चर कहते हैं। इन बीमारियों में क्या होता है कि पेशाब की थैली पूरी तरह एम्प्टी नहीं होती है, खाली नहीं होती है, पेशाब हमेशा उसमें जमा रहती है, और किडनीज जो है ऊपर से पेशाब के थैली में पेशाब का फ्लो शुरू ही रखती है। तो एक कैपेसिटी पूरा हो जाने के बाद जो भी पेशाब आ रही है वो अपने आप बाहर निकल जाती है। खास करके यह लक्षण रात को नींद में दिखता है, तो इसे हम कहते हैं ओवरफ्लो हो जाना, यानी ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। तो ये 3 इनकॉन्टिनेंस के अलग अलग टाइप्स है। तीनों के लक्षण थोड़े अलग रहते हैं, तीनों के कारण भी अलग रहते हैं। तो इनके जो मरीज रहते हैं इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन के, इनके पेशाब के लीकेज के अलावा और भी कोई लक्षण रहते हैं, जैसे पेशाब बार बार जाना, अर्जेंसी रहना, यानी नॉर्मल आदमी को पेशाब का सेंसेशन आता है तो वो कुछ देर तक रोक सकता है, अर्जेंसी में वो बिल्कुल रोक नहीं सकता, उसे तुरंत टॉयलेट जाना पड़ता है। या फिर कुछ भी स्ट्रेस की एक्टिविटी हो गई, जैसा मैंने बताया स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में सर्दी खांसी के साथ पेशाब लीक हो जाना या रात को बिस्तर पे पेशाब हो जाना, यह सब कॉमन लक्षण है। इन लक्षण के साथ मरीज जब आता है तो नेचुरल है डॉक्टर कुछ जांच करेंगे, आपकी आपको एग्जामिन करेंगे। तो आपको एग्जामिन करके सबसे पहले यह देखा जाता है कि आपका जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली है, वो बराबर एम्प्टी हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये पाल्पेशन में पता चलता है। इसके अलावा आपका थोड़ा सा न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी होता है। कोई ब्रेन के रिलेटेड या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम तो आपको नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां रहती है जिसमें इस प्रकार का लक्षण देखा जाता है। तो शॉर्ट में उसे भी देखा जाता है कि कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में आपको कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जैसा यूरिन टेस्ट होता है आपका, आपका शुगर टेस्ट होता है, क्योंकि ब्लड शुगर बढ़ना यह भी पेशाब बार बार आने का एक बहुत कॉमन कारण है।
उसके बाद सोनोग्राफी होती है। सोनोग्राफी में आपकी किडनीज ठीक ठाक है नहीं है यह पता चलता है, और आपकी जो पेशाब की थैली है वो पूरी तरह एम्प्टी हो रही है या नहीं हो रही है यह पता चलता है, क्योंकि आगे का जो भी इलाज रहता है इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही डिसाइड किया जाता है। इसके बाद डॉक्टर आपको बहुत बार एक कुछ ब्लैडर डायरी आती है, वहाँ ब्लैडर डायरी बनाने बोलते हैं। ये डायरी क्या रहती है, तो इसमें आपको समय लिखना पड़ता है, जैसे सुबह 8 बजे उसमें आपने क्या पानी पिया, चाय पिया, कॉफ़ी पिया, यानी जो भी पतली चीज़ें आप लेते हैं उसका एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है। मान लो सुबह 8 बजे 100 ग्राम चाय पिया तो नोट करके रखना पड़ता है। उसी प्रकार आप कितनी बार पेशाब करने जाते हैं दिन में, सुबह 8 बजे गए तो इतनी पेशाब हुई, 9 बजे इतनी हुई, 12 बजे इतनी हुई, यह पूरा रिकॉर्ड आपको 24 घंटे का बनाने बोलते हैं। इसे ब्लैडर डायरी बोलते हैं, हमारी भाषा में इसे फ्रीक्वेंसी वॉल्यूम चार्ट बोलते हैं। यह 2-3 दिन का रिकॉर्ड आपको रखना पड़ता है। यह रिकॉर्ड देख के बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है जो आपके ट्रीटमेंट प्लान करने में या आपकी लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। आपको कुछ जो कॉमन कारण रहते हैं पेशाब लीक होने के या इनकॉन्टिनेंस के उसके बारे में भी बता देता हूँ। सबसे कॉमनली जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे पार्किंसोनिज्म का नाम आपने सुना होगा, या किसी को रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम रहता है, उसमें भी इस प्रकार के लक्षण आते हैं। कभी कभी रीढ़ की हड्डी में कुछ मार लग जाता है, या किसी को अपनी सादी भाषा में जिसे लकवा बोलते हैं, स्ट्रोक, उसमें पेशाब एकदम से आना, ओवर एक्टिव ब्लैडर जिसे कहते हैं, कंट्रोल नहीं रहना, ये सब लक्षण आते हैं। कभी पेशाब में इन्फेक्शन रहा तो भी इस प्रकार के लक्षण आते हैं। कभी पेशाब के रास्ते में या पेशाब के रास्ते के आसपास में कोई दूसरे प्रॉब्लम्स है, जैसे कुछ उम्र के हिसाब से चेंजेस आ रहे हैं, तो खास करके फीमेल्स में तो ऐसे लक्षण पेशाब में अक्सर आते हैं। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट फेल्यूर है, और ये कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं डायूरेटिक्स करके, जो बहुत ज़्यादा पेशाब बनाती है शरीर में, उनसे ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। कभी कभी पेशाब के थैली में कैंसर है या पेशाब के थैली में कोई पथरी है तो भी इस प्रकार के लक्षण आ सकते हैं। तो यहाँ तो डॉक्टर जांच करके ही आपको बताएंगे कि आपको क्या कारण से आपके पेशाब में इनकॉन्टिनेंस है या कंट्रोल आपने खो दिया है, और वह कारण देख के आगे का इलाज किया जाता है। सबसे कॉमनली जो बीमारी देखने में आती है उसे ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो पेशाब की थैली रहती है, ब्लैडर, वो थोड़ा हाइपर एक्टिव रहता है, यानी बहुत ज़्यादा काम करता है। नॉर्मल आदमी पेशाब लगने में कुछ देर रोक सकता है, लेकिन इस बीमारी में वह रोक पॉसिबल नहीं रहती है। पेशाब का सेंसेशन आया तो तुरंत दौड़ के पेशाब करना पड़ता है, कभी कभी टॉयलेट जाने के पहले पेशाब हो जाती है, इसे ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। तो जैसे सभी जांच होने के बाद डॉक्टर ने जांच कर लिया, आपको एग्जामिन कर लिया, रिपोर्ट्स देख लिया, इसके बाद अभी आएगा नंबर ट्रीटमेंट का। तो ट्रीटमेंट जो है ये अलग अलग प्रकार से की जाती है। इसमें ट्रीटमेंट के 2 मुख्य अंश रहते हैं। एक रहता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी आपकी जो जीवन शैली है उसमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता रहती है। दूसरी ट्रीटमेंट का पार्ट है मेडिसिनल पार्ट, यानी दवाइयाँ। और जब ये सब चीजें काम नहीं करती है तो बहुत ही नहीं, कम से कम लोगों में, एकदम नहीं के बराबर लोगों में कुछ ऑपरेशन या और कुछ इलाज की भी जरूरत पड़ सकती है। तो जैसे सभी जांच होने के बाद डॉक्टर ने जांच कर लिया, आपको एग्जामिन कर लिया, रिपोर्ट्स देख लिया, इसके बाद अभी आएगा नंबर ट्रीटमेंट का। तो ट्रीटमेंट जो है ये अलग अलग प्रकार से की जाती है। इसमें ट्रीटमेंट के 2 मुख्य अंश रहते हैं। एक रहता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी आपकी जो जीवन शैली है उसमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता रहती है। दूसरी ट्रीटमेंट का पार्ट है मेडिसिनल पार्ट, यानी दवाइयाँ। और जब ये सब चीज़ें काम नहीं करती है तो बहुत ही नहीं, कम से कम लोगों में, एकदम नहीं के बराबर लोगों में कुछ ऑपरेशन या और कुछ इलाज की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अपनी जो जीवन शैली है उसे बदलने से बहुत सारे सिम्टम्स अपने आप कंट्रोल में आ जाते हैं।
उसमें सबसे ज़्यादा महत्व का है कि आप रोज़ पानी कितना पीते हैं। किसी किसी को आदत रहती है कि वो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, सुबह उठते हैं और 2-3 लोटा भर के पानी पी लेते हैं, फिर जब भी मौका मिलता है तो बहुत पानी का सेवन करते रहते हैं। तो नेचुरल है, अगर आपकी किडनी नॉर्मल है तो शरीर को जितनी आवश्यक है उतना पानी रिटर्न करेगी, बाकी सब पानी पेशाब के रूप में निकलते रहेगा। तो आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी, फ्रीक्वेंसी के साथ कभी कभी अर्जेंसी भी हो सकती है। तो पानी की मात्रा आप 6 से 8 ग्लास एक नॉर्मल आदमी को नॉर्मल वेदर में एडिक्वेट रहना चाहिए। समर में थोड़ा सा ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ खाने में चीज़ें रहती है जो आपके इस सब तकलीफ को बढ़ा सकती है। खास करके जो कॉफ़ी रहती है, कॉफ़ी से पेशाब की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और जो ये ओवर एक्टिव ब्लैडर या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के पेशेंट रहते हैं उनकी तकलीफ काफ़ी बढ़ जाती है। फिर दूसरी एक चीज़ है जो एयरेटेड ड्रिंक्स यानी जो कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं वो लेने के बाद भी काफ़ी पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है और इस बीमारी के सिम्टम्स अचानक बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जो खट्टे फ्रूट रहते हैं, सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं, जैसे संतरा है, मौसम्बी है, या फ्रूट खाने से या इनका जूस पीने से भी काफ़ी लोगों को तकलीफ बढ़ जाती है। तो काफ़ी जो पेशेंट्स रहते हैं वो कुछ दिनों के बाद उन्हें ही पता चलना शुरू हो जाता है कि मुझे क्या खाने से तकलीफ बढ़ती है। तो धीरे धीरे वो उसी चीज़ को अवॉइड करना शुरू करते हैं। तो यहाँ जीवन शैली का बदलाव बहुत आवश्यक रहता है, खान पीन में ध्यान रखना बहुत आवश्यक रहता है। और उसके बाद काफ़ी लोगों के जो पेशाब के लक्षण रहते हैं अपने आप बहुत ही कम हो जाते हैं। जो आपका बॉवेल है यानी जो पेट साफ होने की प्रक्रिया है, इसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पेशाब के लक्षण में रहता है। पेट बराबर साफ होना बहुत आवश्यक है। तो आप पेट साफ करने के लिए जो भी चीज़ लेते हैं, चूर्ण लेते हैं या फिर कुछ दवाइयाँ लेते हैं, या डॉक्टर ने आपको कुछ लिक्विड दिया है वो लेते हैं, फाइबर बढ़ाते हैं डाइट में, पानी अच्छी मात्रा में पीते हैं, आपको जो भी करना है, लेकिन पेट बराबर साफ होना बहुत आवश्यक है। अगर आपकी कब्जी बढ़ती है तो कब्जी के साथ साथ पेशाब के लक्षण भी बढ़ने लगते हैं। अगर आप ओवरवेट है बहुत ज़्यादा तो आपको वेट रिडक्शन के लिए बहुत ही सीरियस एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वेट रिडक्शन के साथ साथ आपके पेशाब के जो इनकॉन्टिनेंस के लक्षण है, खास करके स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के, वो काफ़ी कम होने लगते हैं। स्मोकर्स को खास करके ध्यान रखना चाहिए कि स्मोकिंग से यह सब पेशाब के लक्षण बढ़ते हैं, क्योंकि जो स्मोक है उसमें कुछ इरिटेंट रहते हैं जो ब्लैडर को इरिटेट करते हैं। ब्लैडर जब भी इरिटेट होएगा तो नेचुरली कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे और पेशाब बार बार जाना पड़ेगा। तो इन जो भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस अभी हमने जो बताए हैं, यह आपको ध्यान में रखना उतना आवश्यक है और इसे फॉलो करना उतना ज़रूरी है जितना दवाई खाना ज़रूरी है। केवल दवाई खाने से आपका काम नहीं चलेगा, साथ साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना भी अति आवश्यक है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद एक आता है थोड़ा ब्लैडर रीट्रेनिंग। ब्लैडर रीट्रेनिंग यानी हमें अपने ब्लैडर को थोड़ा सा ट्रेन करना भी सिखाना है। जैसे उसको पेशाब होल्ड करने के लिए थोड़ा खुद को समझाना पड़ता है कि नहीं, मैं और थोड़ा रोक सकता हूँ। तो नेचुरल है, आपकी जो बार बार पेशाब को जाने की फ्रीक्वेंसी रहेगी वो अपने आप थोड़ी थोड़ी कम होने लगेगी। कुछ व्यायाम रहता है, एक्सरसाइजेस रहती है जो पेशाब के थैली को मसल सपोर्ट करते हैं और पेशाब रोकने में मदद करते हैं। उनको मजबूत बनाने के लिए, उनको स्ट्रांग बनाने के लिए यह एक्सरसाइजेस होती है। तो यह एक्सरसाइजेस आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है, सीखना है, और एक दिन में सीख के घर में नहीं करना है। ये डॉक्टर के पास कुछ दिन तक रेगुलर जाना है। डॉक्टर के सुपरविजन में आपने वहाँ एक्सरसाइजेस कुछ दिन तक शुरू रखना है। उसके बाद ही इन एक्सरसाइजेस को घर में भी आपने कंटिन्यू करना है। एक दिन में कोई आदमी सीखता नहीं। अक्सर हम यहाँ देखते हैं कि एक दिन फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके आते हैं और बोलते हैं ये तो बड़ा आसान है, मैं घर में कर लूंगा। घर में कुछ भी ऐसा काम होता नहीं है और आप जहाँ के वहाँ रह जाते हैं। इस बीमारी को ट्रीट करने के लिए आज बहुत अच्छी दवाइयाँ आई है। इन दवाइयों के मेनली दो ग्रुप्स होते हैं। एक ग्रुप को बोलते हैं एंटी मस्कारिनिक्स और दूसरे ग्रुप को बोलते हैं बीटा एगोनिस्ट। दोनों ग्रुप की दवाइयाँ जो पेशाब लीक होने की समस्या है इसे बहुत अच्छी तरह कंट्रोल करती है।
एक ही बात है कि दवाइयाँ शुरू होने के बाद कुछ दिनों तक आपको दवाइयाँ रेगुलर लेना पड़ता है, और जब तक आपकी दवाई चालू है तो बीच बीच में डॉक्टर के पास जाके फॉलो अप लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि तभी पता चलेगा कि दवाइयाँ बराबर काम कर रही है। शायद डॉक्टर आपके एक दो रिपोर्ट भी बीच में करेंगे जानने के लिए कि दवाइयाँ सही काम कर रही है। अगर नहीं तो दवाइयों के डोजेज बढ़ाए जा सकते हैं, कोई दूसरी दवाइयाँ ऐड की जा सकती है, कभी दो दवाइयों का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, कभी कोई दवाई से साइड इफेक्ट हो रहा है तो वो भी डॉक्टर आपको बताएंगे कि ये दवाई बंद करना भी ज़रूरी है, उसके जगह दूसरा दवाई दे सकते हैं। तो दवाइयाँ जब शुरू होगी तो दवाई कुछ दिन लेना, रेगुलर लेना बहुत ही आवश्यक है। दवाइयों से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो जो मैंने पहले बताया था कि मिसकंसेप्शंस है कि इसमें कोई दवाइयाँ काम नहीं करती है, यह 100% सरासर गलत बात है। दवाइयाँ लेना बहुत आवश्यक है, तभी जाके आपका यह जो एक एम्बरासमेंट वाला सिम्टम है कि कपड़े में पेशाब हो जाना, यह दूर हो सकता है। तो भाई और बहनों, मेरी आपसे केवल एक यही गुजारिश है कि आप आपके आसपास, आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में या किसी को भी आप इस पेशाब से लीक होते हुए लक्षण को देखते हैं जो सफ़र हो रहा है, तो उसे ज़रूर कुछ सलाह दे, उसे डॉक्टर के पास जाने की सलाह दे, उसे बताइए कि यह बीमारी में बहुत अच्छा इलाज होता है, दवाइयाँ लेने से ही इलाज होता है। बहुत कम नहीं के बराबर पेशेंट को ही ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे डॉक्टर के पास ले जाइए, कुछ डॉक्टर इलाज करेंगे, उनका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और जब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मरीज डॉक्टर के पास आएंगे, उनका इलाज होगा, वो ठीक होगा, तभी चल के वो यहाँ जो हमने इंटरनेशनल कॉन्टिनेंस सोसाइटी द्वारा यहाँ इनकॉन्टिनेंस वीक जो सेलिब्रेट करते हैं, उसका जो ध्येय है वहाँ सफल होगा। तो मेरी यही गुजारिश है कि आप यह मैसेज को अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिश्तेदारों में फैलाइए, और कोई भी ऐसे मरीज है तो उनको डॉक्टर के पास जाने की सलाह दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।